हेलो एवरीवन, कॉमर्स अध्ययन में हम देखने वाले हैं बिजनेस स्टडीज़ क्लास 11th में जो आपका चैप्टर है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बिजनेस एथिक्स। अगर हम बात करें कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की मीनिंग क्या होती है, डेफिनेशंस क्या होती है, साथ ही साथ कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं जो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करनी ही पड़ती हैं, सोसाइटी के फेवर में उन्हें काम करना होता है। ऐसी कौन सी बातें हैं जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के फेवर में हो सकती हैं और कौन सी ऐसी बातें हैं जो उसके अगेंस्ट हो सकती हैं, तो उन सभी पर वीडियो बना हुआ है। उन वीडियोस का लिंक यहाँ आई बटन पर मिल जाएगा, यहाँ से जाकर देख सकते हैं। साथ ही साथ बिजनेस स्टडीज़ के बहुत सी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगी, तो बिजनेस स्टडीज़ क्लास 11th का जो प्लेलिस्ट है उसको चेकआउट ज़रूर कर लीजिएगा, वहाँ से आपको हेल्प हो जाएगी। इस वीडियो में हम बात करेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप्स। देखिए बच्चा, जब कभी भी कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश होता है तो ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो कि इंटरेस्टेड होते हैं, उस बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड होते हैं, उससे बिलोंग करते हैं। तो उनकी तरफ क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एक बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन की, इस वीडियो में हम उसको डिटेल में समझेंगे। ठीक है, तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा ताकि हर एक पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। अ बिजनेस इज अ सोशल इंस्टीट्यूशन, इट हैज़ इंटरेक्शन विथ वेरियस स्टेक होल्डर्स और ग्रुप्स of the society such as owners, employees, customers, suppliers, government and society। देखिए बच्चा, बिजनेस को सोशल इंस्टीट्यूशन इसीलिए कहा जाता है क्योंकि अगर सोसाइटी नहीं होगी, लोग नहीं होंगे, तो बिज़नेस आप इस्टेब्लिश कर ही नहीं सकते। ठीक है, आप उन लोगों के लिए तो बिज़नेस कर रहे हैं, उन लोगों के ही साथ तो आप ट्रांजेक्शन्स करेंगे, डील करेंगे, तो वो सभी लोग सोसाइटी में ही होते हैं। आपके इन्वेस्टर सोसाइटी के होते हैं, आपके कस्टमर्स उसी सोसाइटी में रहते हैं, आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं उसी सोसाइटी का पार्ट होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी चाहिए। तो उन स्टेक होल्डर्स में जो लोग आ जाते हैं वो आपके ओनर्स हो गए, एम्प्लॉयज़ हो गए, कस्टमर्स, सप्लायर्स, गवर्नमेंट एंड सोसाइटी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया हुआ है, यहाँ से आप इसको इस तरह से क्वेश्चंस के आंसर्स करने पे बहुत ज़्यादा जो आंसर्स होते हैं वो इम्प्रेसिव लगते हैं और आप अच्छे मार्क्स गेन कर पाते हैं। ठीक है, तो अगर हम बिज़नेस की बात करें तो बिज़नेस से रिलेटेड जो लोग हैं उनकी बात करें, उन ग्रुप्स की बात करें, तो उसमें सबसे पहले आपके ओनर्स आ जाते हैं। ओनर्स जिसे आप इन्वेस्टर्स भी बोलते हैं, क्योंकि ओनर ही पैसा लगाते हैं, सबसे पहले तो वही पैसा लगाएंगे। ठीक है ना, इन्वेस्टर्स हो गए। जैसे अगर आपको कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करना है, छोटा सा भी, तो सबसे पहले तो आप अपनी पॉकेट से ही पैसा लगाएंगे ना। फिर जब आपका बिज़नेस धीरे धीरे ग्रो होता है तब दूसरे लोग भी इन्वॉल्व होते जाते हैं, फिर वो भी आपके बिज़नेस में पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। फिर उसके बाद आगे आपके एम्प्लॉयज़ के बगैर काम नहीं होगा। एक दो तो रखने ही पड़ेंगे स्टार्टिंग में, बाकी आप बाद में बढ़ा सकते हैं। कस्टमर्स की बात करें हम, तो कस्टमर्स वो पर्सन होते हैं जो आपका प्रोडक्ट आपसे खरीदते हैं, आपसे परचेज़ करते हैं, आप उनको सेल करते हैं। ठीक है बच्चे। सप्लायर्स, आप जिस भी गुड्स प्रोडक्ट के साथ आप डील कर रहे हैं, आपको सप्लायर्स चाहिए जो उस प्रोडक्ट की सप्लाई करें टाइम के साथ। ठीक है, मीन जब भी आपको रिक्वायरमेंट है उतनी क्वांटिटी में उस प्रोडक्ट को आपको पहुंचाएं। गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट, जाहिर सी बात है, कोई भी बिजनेस आता है तो उसके लिए कुछ रूल्स, रेगुलेशंस, गाइडलाइंस डिसाइड होती हैं जो कि गवर्नमेंट करती है। तो गवर्नमेंट का यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल होता है। साथ ही साथ बिजनेस है तो बिजनेस गवर्नमेंट को टैक्स पे करता है, मीन्स सभी एक दूसरे से रिलेटेड हैं। ठीक है, कम्युनिटी एंड सोसाइटी की बात करें तो हाँ, बिना कम्युनिटी एंड सोसाइटी के आपका बिजनेस तो हो ही नहीं सकता, तो ये भी रिलेटेड है। तो ये सभी क्या है, इसके स्टेक होल्डर्स हैं। ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड होते हैं और ये बिज़नेस इनको बेनिफिट्स पहुंचाता ही पहुंचाता है। ठीक है, अभी हम आगे और चीज़ें देखेंगे, इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इनके लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एक बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन की। ठीक है, सो नाउ फर्स्ट पॉइंट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स ओनर्स और इन्वेस्टर्स। So the owner or investors provide funds to the business. The responsibility of business towards the owners or investors that means कि शेयर होल्डर्स आर एस फॉलोस। बच्चे देखिए, कोई भी इन्वेस्टर होते हैं तो वो आपके बिजनेस को फंड प्रोवाइड करते हैं, पैसे देते हैं, उसमें अपने पैसे को लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। तो उनके लिए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी उनकी तरफ वो देख लेते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट इज टू इंश्योर अ फेयर एंड रेगुलर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। उन शेयर होल्डर्स ने, उन इन्वेस्टर्स ने या ओनर्स ने जिन्होंने भी पैसा उस बिज़नेस में लगाया हुआ है, उनको इस बात से इंश्योर करना, उनको इस बात का यकीन दिलाना कि हाँ, एक फेयर रेट ऑफ रिटर्न एक पर्टिकुलर टाइम पे या रेगुलर टाइम पे उनको मिलता रहेगा। ठीक है, टू इंश्योर सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट, इस बात की भी इंश्योरिटी वो दिलाते हैं, वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपने इन्वेस्टर्स को दिलाते हैं कि आपकी जो भी इन्वेस्टमेंट है, आपने जो भी पैसा हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में लगाया हुआ है वो सेफ़ है। ठीक है, टू इंश्योर कैपिटल एप्रिसिएशन, साथ ही साथ वो ये भी उनको इंश्योर
करते हैं इस बात से भी कि हमारा जो भी कैपिटल अमाउंट है या कैपिटल फंड है वो टाइम के साथ एप्रिशिएट होता रहेगा, मीन्स बढ़ता रहेगा। तो वो कैसे बढ़ता है, कैपिटल अमाउंट बढ़ेगा कैसे बच्चे, जब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी, बहुत अच्छे से वो काम करेगी, तो उनका प्रॉफिट इंक्रीज़ होगा। तो जब प्रॉफिट इंक्रीज़ होता है तो जो भी प्रॉफिट आता है ना, वो कैपिटल को इंक्रीज़ करता है, कैपिटल को एप्रिशिएट करता है। ठीक है बच्चे, तो वो चीज़ ध्यान रखिएगा। टू कीप द ओनर्स वेल इन्फॉर्म अबाउट द फाइनेंशियल पोजीशन। हाँ, जो भी बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन है, जो उनके ओनर्स है, इस बात का उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि अपने जो भी उनके इन्वेस्टर्स हैं या जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, उनको टाइम के साथ अपने बिज़नेस की फाइनेंशियल पोजीशन की सही इन्फॉर्मेशन उनको देते रहें। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। एंड टू सेफगार्ड द एसेट्स ऑफ द बिज़नेस। बिज़नेस की जो एसेट्स हैं, जो भी बिज़नेस होगा उसकी अपनी एसेट्स होती है, उस एसेट्स में आ जाता है उनके फर्नीचर आ जाते हैं, आपके उनके प्लांट्स आ जाते हैं, उनकी कैश आ जाती है, हर टाइप की एसेट्स आ जाती हैं। तो इस बात को भी वो सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं कि जो भी एसेट्स है उस बिज़नेस की वो सेफ़ है। ठीक है, लाइक जैसे चोरी वोरी का कोई डर नहीं है, कोई छल कपट नहीं करेगा, कोई फ्रॉड नहीं करेगा, उनके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे लोग नहीं हैं। ठीक है, तो इस बात से इंश्योर करना। नेक्स्ट देखते हैं, टू प्रोटेक्ट ऑल टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स। हर टाइप के इन्वेस्टर्स को क्या करना है यहाँ पे, प्रोटेक्ट करना, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के इन्वेस्टर्स हो सकते हैं। बहुत कोई ऐसे इन्वेस्टर्स होते हैं जो छोटा अमाउंट में पैसा लगाते हैं, कोई इन्वेस्टर्स ऐसे होते हैं बहुत पैसा लगाते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में। तो हर टाइप के इन्वेस्टर्स को यहाँ पे क्या करना, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना कि उनका जो भी पैसा है, उन्होंने जो भी इन्वेस्टमेंट की है वो सेफ एंड सिक्योर है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं सेकंड पॉइंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स एम्प्लॉयज़। अब जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में लोग काम कर रहे हैं, जो भी उनके अपने एम्प्लॉयज़ हैं, उनके रिगार्डिंग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो देख लेते हैं। टू पे रिजनेबल वेज एंड सैलरीज, तो उन्हें एक रिजनेबल अमाउंट जो है वेजेस का या फिर सैलरीज का वो तय होना चाहिए, पहले से डिसाइडेड होना चाहिए कि हाँ आपको इतना हम पे करेंगे, और टाइम के साथ अगर वो अच्छा परफॉर्म करते हैं तो क्या करना, उसको बढ़ाते रहना। टू प्रोवाइड गुड वर्किंग कंडीशंस, तो उन्हें एक अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना चाहिए काम करने के लिए, वर्किंग कंडीशंस अच्छी होनी चाहिए, उनका इन्वायरमेंट अच्छा होना चाहिए। ठीक है, मीन्स प्रॉपर, अगर गर्मी वाला टाइम है तो उन्हें प्रॉपर एसी का अरेंजमेंट करना चाहिए, मीन्स जैसा भी हो तो वर्किंग इन्वायरमेंट अच्छा होना चाहिए। टू प्रोवाइड सर्विस बेनिफिट्स सच एज हाउसिंग, मेडिकल, इंश्योरेंस, रिटायरमेंट एंड बेनिफिट्स। अब वो अपनी एम्प्लॉयज़ को कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे रहने के लिए उनको घर दे सकते हैं, मेडिकल इंश्योरेंस हो गया या लाइफ इंश्योरेंस हो गया, रिटायरमेंट के बेनिफिट्स भी होते हैं, लाइक रिटायरमेंट के बाद उनको पेंशन दे सकते हैं या कुछ फंड्स प्रोवाइड कर सकते हैं, कुछ भी इस तरह की वो फैसिलिटी उनको देनी चाहिए। टू विन द कोऑपरेशन ऑफ द वर्कर्स बाय क्रिएटिंग बेटर ह्यूमन रिलेशंस। देखिए बच्चा, अच्छा रिलेशंस जब वो क्रिएट करेंगे अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, तो वो कैसे होगा, कैसे क्रिएट कर पाएंगे, जब उनके साथ वो अच्छे से कोऑपरेट करेंगे। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ ऑर्डर्स दे रहे हैं, आप बिजनेस आपका है, आप बिजनेस के ओनर हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, अपने एम्प्लॉयज़ को सिर्फ ऑर्डर्स दे रहे हैं। उनके साथ हो सके तो कोऑर्डिनेशन बनाकर चलें, उनको डायरेक्शन प्रोवाइड करें, गाइड करें और कोऑपरेट करेंगे। तो जब आप अच्छे से कोऑपरेट करते हैं तो जो रिलेशंस होता है आपके बीच का, एक एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर के बीच का, वो क्या होता है, अच्छा बनता चला जाता है। ठीक है, तो ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एम्प्लॉयज़ के लिए बिजनेस की। ठीक है, टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ का यहाँ पे मतलब है बच्चा कि उनके क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग उनको अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना, लाइक प्रमोशंस, अगर वो बहुत अच्छा काम है तो उनको आगे लेकर के जाना, प्रमोट करना, ये सारी चीज़। टू डेवलप द बेटर स्किल्स दैट मीन्स अपॉर्चुनिटीज़, इसके यहाँ पर भी काम कर सकती है कि अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब करनी है तो वो उसके लिए क्या कर सकते हैं, अपने एम्प्लॉयज़ में बेटर स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं। टाइम के साथ कुछ चीज़ें वो उन्हें करते रहना चाहिए, जैसे कुछ सेमिनार्स कर सकते हैं, कुछ कहते हैं नहीं कि वर्कशॉप होती है जिसमें वो अपने एम्प्लॉयज़ को कुछ चीज़ें, नई चीज़ें बता सकते हैं या सिखा सकते हैं, ट्रेनिंग टाइप में कुछ ट्रेनिंग दे सकते हैं, वो सारी चीज़ें। टू रिकॉग्नाइज द वर्कर्स राइट्स, अब वर्कर्स राइट्स क्या होते हैं उसको पहचानना, मीन्स बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनके अपने वर्कर्स, अपने एम्प्लॉयज़ की क्या मतलब राइट्स हैं, उनके क्या अधिकार हैं, वो उन्हें पता होने चाहिए, ताकि वो जानबूझकर भी या अनजाने में भी उनसे वो छीने नहीं या उनको हार्म ना पहुंचा सके। क्योंकि अगर वो ऐसा करेंगे तो वर्कर्स उन्हीं पर केस कर देंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखना।
नेक्स्ट पॉइंट की बात करें यहाँ पर अगर हम, तो टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द प्रमोशन ऑफ एम्प्लॉयज़, ये ऊपर हो चुका था वही अपॉर्चुनिटीज़, तो यहाँ पे प्रमोशन की बात हो रही है कि प्रमोशन के लिए अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना। ठीक है, अगर वो बेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, काम अच्छा से कर रहे हैं, तो उनको आगे लेकर जाना, उनको नेक्स्ट लेवल पे प्रमोट करना, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स कस्टमर्स। अब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की अपनी कस्टमर की तरफ क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्या जिम्मेदारी होती है, वो देखते हैं। कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज़ द अल्टीमेट एम ऑफ ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। जाहिर सी बात है, कस्टमर ही मेन रोल प्ले करते हैं एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ में। ठीक है बच्चा, तो उनकी सेटिस्फैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यही उनका मेन एम होता है कि जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं। फर्स्ट पॉइंट है टू प्रोड्यूस गुड्स या प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू कस्टमर। अब हम सबको पता है कि जो कस्टमर है ना, आज के टाइम में जो कंज्यूमर्स हैं वो बहुत ज़्यादा अवेयर हो गए हैं, तो उन्हें पता है क्या चीज़ें अच्छी हैं, क्या चीज़ें अच्छी नहीं हैं, तो उनके अकॉर्डिंग गुड्स को यहाँ पे प्रोड्यूस करना, ये ध्यान रखिएगा, बिजनेस का काम होता है। टू प्रोवाइड गुड्स एट रिजनेबल प्राइस, प्राइस भी बहुत हाई नहीं होना चाहिए, रिजनेबल प्राइस होना चाहिए, ताकि हर एक बंदा उसको खरीद सके, परचेज कर सके। ठीक है, टू प्रोवाइड प्रॉम्प्ट एडुकेट सर्विसेज। प्रॉम्प्ट एडुकेट सर्विसेज का मतलब है कि उन्हें एक अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करना जो उनके लिए एडवोकेट हो, है ना, मीन्स उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग हो। देन टू हैंडल द कस्टमर्स ग्रीवेंस क्विकली एंड केयरफुली। अब कस्टमर्स की जो भी कभी कभी होता नहीं, कुछ गंभीरताएं आ जाती हैं, कुछ उनकी शिकायतें आ जाती हैं, कुछ कंप्लेन हो सकती हैं, तो उनको बहुत ही ईजीली पोलाइटली हैंडल करना एंड क्विकली सोल्यूशन निकालना एंड केयरफुली, तो ये ध्यान रखिएगा। टू इंश्योर रेगुलर सप्लाई। रेगुलर सप्लाई इसलिए क्योंकि मान लीजिए जैसे कि आपने क्या किया कि एक ऐसे ही जनरल स्टोर की शॉप खोली, अब आपके पास जो पब्लिक है वहाँ के आसपास की, उन्हें मॉर्निंग में वो ब्रेड खाना पसंद करते हैं, उनको ब्रेड और बटर चाहिए, तो रेगुलर सप्लाई करेंगे तभी तो वो आपके कस्टमर्स बने रहेंगे, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो रेगुलर सप्लाई इंपॉर्टेंट है। टू फॉलो फेयर ट्रेड पॉलिसी। आप जो भी ट्रेड कर रहे हैं या जो भी बिजनेस कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड जो भी पॉलिसीज़ बनाई गई हैं तो उनको फॉलो करना। सो फेयर ट्रेड पॉलिसी होनी चाहिए और आपको उसको फॉलो भी करना होगा। टू डील विद द कस्टमर पोलाइटली। अपने कस्टमर के साथ बहुत ही पोलाइटली पेश आएँ, चाहे वो आपसे प्रोडक्ट खरीद रहे हैं चाहे नहीं खरीद रहे हैं, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म के लिए आपको अच्छे कस्टमर्स बनाने हैं तो उनके साथ आपको पोलाइटली बिहेव करना होगा। देन नेक्स्ट पॉइंट है आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स सप्लायर्स। सप्लायर्स दैट मीन्स कि जो भी लोग आपको गुड्स सप्लाई करते हैं, क्योंकि आप गुड्स अगर प्रोडक्ट नहीं बना रहे हैं, कहीं से ले रहे हैं, खरीद रहे हैं, फिर बेच रहे हैं आप, तो उसके लिए क्या होते हैं, सप्लायर्स होते हैं जो आपको माल की सप्लाई करते हैं, गुड्स की सप्लाई करते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट है आपका टू इंश्योर रेगुलर पेमेंट्स टू द सप्लायर्स। तो जिन भी सप्लायर से आप सामान खरीद रहे हैं, गुड्स ले रहे हैं, उनको क्या करें, रेगुलर पेमेंट करें, जिस दिन लिया उसी दिन पेमेंट कर दें, तो आपके सप्लायर्स हमेशा बने रहेंगे। तो सप्लायर्स को इस चीज़ के लिए इंश्योर करना कि आप टाइम पर उनका पेमेंट कर देंगे। तो असिस्ट द स्मॉल स्केल सप्लायर्स। स्मॉल स्केल सप्लायर्स जो छोटे सप्लायर्स हैं, उनको असिस्ट कीजिए, उनको मौका दीजिए, उनको आगे आने का। आप उनसे सामान लेंगे तो वो भी ग्रो करेंगे। टू अवॉइड एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द सप्लायर्स। अब सप्लायर्स को एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए। एक्सप्लॉइट का मतलब है उनके साथ कुछ भी उनके विरुद्ध ऐसा काम ना करें जो उनको हार्म करे या उनके लिए नुकसानदायक हो। ठीक है, तो अवॉइड करना चाहिए ऐसे सिचुएशंस को, एक्सप्लॉइट नहीं करना। आपको उनसे नहीं लेना है सामान तो आप उनको मना कर सकते हैं पोलाइटली, लेकिन उनको हार्म नहीं पहुंचाना। टू हेल्प द सप्लायर्स। सप्लायर्स की आप हेल्प कैसे कर सकते हैं, लाइक आप उनको गाइड कर सकते हैं, बता सकते हैं कि कहाँ पर और रिक्वायरमेंट है गुड्स की, आप वहाँ पर भी सप्लाई कर सकते हैं, ऐसे कौन से एरिया हैं तो वहाँ पर भी आप क्या कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। तो ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अपने सप्लायर्स के लिए, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, जितनी हो सके उनकी हेल्प करें। टू कीप द सप्लायर्स इन्फॉर्म्ड अबाउट फ्यूचर प्लान्स। आप अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के फ्यूचर प्लान्स को क्या कर सकते हैं, उसके बारे में उनको इन्फॉर्म कर सकते हैं कि हमें फ्यूचर में ये गुड्स या ये प्रोडक्ट भी चाहिए, तो आपको उसकी सप्लाई करनी पड़ सकती है। तो आप अगर करेंगे तो वो सारी चीज़ें आपके बिजनेस में हेल्प करेंगी, सोसाइटी में हेल्प करेंगी, उनके लिए आपकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो आसानी से आप फुलफिल कर पाएंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट के लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, उनकी तरफ, तो चलिए वो भी देख लीजिए। टू अबाइड बाय द लॉज ऑफ द नेशन एंड गवर्नमेंट पॉलिसी और गाइडलाइन। देखिए आपको यहाँ पर खुद को बांध करके रखना पड़ता है, जो भी गवर्नमेंट के लॉज हैं, नेशंस के लॉज हैं, उनको ध्यान रखना होता है कि गवर्नमेंट पॉलिसीज़ डिसाइड करती है, गाइडलाइंस बनाती है एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ठीक है। टू पे टैक्स ऑनेस्टली। आप जो भी इनकम अर्न कर रहे हैं, अगर आपको टैक्स पे करना है उस इनकम पे, तो ऑनेस्टली पे करिएगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं टू अवॉइड करप्टिंग गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की अगर हम बात करें तो जो करप्ट हैं
जो घूस लेते हैं तो उनको अवॉइड करना चाहिए। एंड नेक्स्ट पॉइंट है आपका टू इंकरेज फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। जो फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं, जो सही हैं, उचित हैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उनको इंकरेज करना चाहिए। टू अडॉप्ट फेयर डीलिंग इन फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड अगर हम बात करें विदेशी व्यापार की, तो अगर फॉरेन ट्रेड में जो भी चीज़ें आप डील कर रहे हैं, जिस भी प्रोडक्ट के साथ आप काम करें, तो वो फेयर डीलिंग होनी चाहिए, अनफेयर नहीं होना चाहिए कुछ भी, नहीं तो फिर आगे आप बिजनेस नहीं कर पाएंगे। ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स कम्युनिटी की बात करें तो फर्स्ट पॉइंट है आपका टू इंश्योर इफिशिएंट यूज़ ऑफ नेशनल रिसोर्सेज। मीन्स नेशनल, आप जिस भी देश में बिजनेस कर रहे हैं तो वहाँ के जो भी नेशनल रिसोर्सेज हैं उसको इफिशिएंटली क्या करना, यूज़ करना, उसको यूटिलाइज करना, इस बात का यकीन दिलाना सोसाइटी को। ओके। टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। अब सोसाइटी में जो लोग रह रहे हैं उनके लिए क्या करना है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर के आना, कि अगर किसी को जॉब चाहिए तो वो आप उनको प्रोवाइड कर सकें उनकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग। ओके। टू टेक स्टेप्स अगेंस्ट एयर, वाटर एंड नॉइस पोल्यूशन। अब अगर इस तरह के पॉल्यूशंस होते हैं तो उनके अगेंस्ट क्या करना चाहिए, आपको स्टेप्स लेने चाहिए, उन पॉल्यूशन को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें टू प्रोवाइड हाई क्वालिटी प्रोडक्ट। अपने कस्टमर्स को, अपनी सोसाइटी को, कम्युनिटी को हाई क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड करना चाहिए। टू प्रिजर्व एंड प्रमोट सोशल एंड कल्चरल वैल्यूज़। टू प्रमोट नेशनल इंटीग्रेशन। देखिए, जो आपकी राष्ट्रीय एकता है उसको आपको प्रमोट करना चाहिए, अपने कल्चरल वैल्यूज़ को आगे लेकर के जाना चाहिए। तो यकीन करती हूँ इस वीडियो में आपको ये सारे पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे कि क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, डिफरेंट डिफरेंट जो भी आपके ग्रुप्स हैं या स्टेक होल्डर्स हैं उनके लिए क्या बनती हैं। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे आप हमारे नए विजिटर हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिलते रहे। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।